अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इस नावल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सजावल खान, दाऊद खान, जहांगीर खान तीनों कत्ल होने के साथ साथ बहुत अच्छे जिगर दोस्त भी थे। वो तीनों रवायती पठानों के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें थी उनकी जब भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तीनों ही इकलौते बेटे थे और फिर तीनों की शादी भी एक साथ हुई। सजावल की रजिया से, जिससे उसका एक बेटा सजा था, दाऊद की सकीना बेगम से, जिनकी एक बेटी जमीला और बेटा आजम हुआ, जहांगीर की आसिया बेगम, जिनके बेटे का नाम हारून था। वक्त गुजरता गया, अब वो सब भी पर हो गए थे। सजाद की शादी हलीमा से हो गई, जिनका बेटा हशमत और बेटी का नाम हमीरा था। आजम के फरजाना से, जिनके बेटे का नाम गुलजार था। हारून की सुंदर से, जिनके बेटे का नाम हारून था। वक़्त बदलते हुए सब कुछ बदल गया। जजकोटा गांव अब 3 हिस्सों में बढ़ गया था। जहांगीर की नस्ल 12 हिल, सजावल की वद्दू हिल और दाऊद की अदा हिल के नाम से मशहूर हो गए। गांव एक ही था, मगर एक ही गांव को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा जहांगीर, एक सजावल और एक दाऊद का हो गया था, जिसके वो सरबराह बन गए। इन तीनों की जो दोस्ती थी वो उनके मरने के साथ ही खत्म हो गए। उसके बाद उनके बेटे सरबराह बन गए। सजाद अहमद और हारून बस सलाम दुआ तक ही रहते थे। वक्त गुजरता गया। हशमत, गुलजार और दलावर काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक साथ उठते बैठते पढ़ते। हशमत की तबीयत काफी सही थी, यही वजह थी कि सब उसे दूर रहते थे। गुलजार और दलावर की दोस्ती मसाली हो गई। हशमत भी उनका अच्छा दोस्त था, मगर हशमत के दिल में दोस्ती का रंग बदलना शुरू हो गया। वो हर मैदान में दलावर को अपने से पहले देख रहा था। यही वजह बनी हशमत की दलावर से नफरत की, जो उसे दिल में दुबाई। वो बज़ाहिर वो काफी अच्छा दोस्त था, मगर दिल में नफरत काफी गहराई तक चली गई। फिर नफरत सिर्फ दलावर तक नहीं रहती, अब उसने गुलजार से भी सख्त नफरत थी, जो हर वक्त दलावर दलावर करता था, जिससे गुलजार और दलावर फिलहाल अनजान ही थे। कई साल गुजर गए। अब हशमत के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा मीर आली हील, जो हूबहू अपने बाप पर गया था, या यूं कहना सही होगा कि उसका सहज जान बनाने में हशमत का ख्याल था। 6 फुट से निकलता वक्त, मजबूती, कसरती जिस्म और सरदारी आंखें, वो जितना हुबरू था इतना ही सफाक भी था। फिर आता है यारम हशमत हईल, दमाकात, कसरती जिस्म, हुबरू, काफी संजीदा मगर नरम दिल का मालिक। फिर आती थी उनकी चुलबली सी बहन माहम। 18 साल माहम गैर मामूली नक्श, सुर व सफेद रंगत, वो काफी शरारती थी। दोनों भाइयों की आपस में तो नहीं बनती थी, मगर दोनों की माहम में जैसी जान बसती थी। फिर आती थी हमेरा, जिनकी शादी खानदान में हुई थी। फसल से फैसल से, जिनकी एक भी बेटी थी मलाइका। खूब नकूश की वो लड़की मीर आली को पागलपन तक चाहती थी। मीर आली का भी काफी झुकाव था उसकी तरफ। फिर आते थे गुलजार हलील, जिनकी शादी हतीजा से हुई थी। उनका बेटा था जमान हलील, हुदसर, मगरूर, मर्दाना वजाहत का शिकार था। फिर आते हैं दलावर, जिनकी शादी मरियम बेगम से हुई। उनकी बेटी दबिया हील इंतहाई खूबसूरत, तीखे नकूश, सुर व सफेद रंगत, गुलाबी होंठों के पास कातल तिल, वो बला की खूबसूरत थी और वो ये बात अच्छे से जानती थी। वो गरूर नहीं करती थी खुद पर, हाँ, मगर उसे अपनी जात से मोहब्बत बल्कि थी। फिर आता है साहिल, वो भी काफी हुबरू था। अपनी बहन उसे भी जान से प्यार थी। हशमत की हवेली को बड़ी हवेली, दिलावर की हवेली को लाल हवेली, जबकि गुलजार की इसकी छोटी हवेली कहा जाता था। इन तीनों का ताल्लुक होते होते ना हो जाने के बराबर हो गया। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ हो गए, मगर हशमत के दिल में जो आग थी नफरत की, दूरियों भी वो आग ना बजा पाई। ये एक मिडिल क्लास लोगों के रहने का मोहल्ला था। इसी मोहल्ले में एक घर कदरे भरा था दूसरों से। 2 मंजिला इमारत दिखने से ही वीरान सा लग रही थी। घर के अंदर भी खामोशी का राय था, जब टिक टिक की आवाज गूंजी। कोई नीचे आ रहा था। सफेद लॉन्ग शर्ट के साथ ही खुला ट्राउजर पहने, लॉन्ग स्ट्रिप वाले परस कांधे पर गिराए, खूबसूरत तीखे नक्श, स्याह आंखें, गंवी रंगत, वो काफी अट्रैक्टिव थी, मगर चेहरे पर चाबी सर्ट मैरी। नीचे आते ही वे कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बेड पर बैठती उसने मुस्लिम मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाते हुए कहा। वो जो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी, हल्का सा मुस्कुराई। हौन सांग के मोंदे उन्होंने इस पर फूंक मारी, फिर मुस्कुरा कर देखा। मेरा बच्चा, आज भी भूखी जा रही हो ना? वो जानती थी कि हुलिया कभी नाश्ता करके नहीं जाती। पहर भी रोज पूछती थी, फिर भी रोज पूछती थी कि शायद कभी कर ले। अम्मा, आप फिक्र मत करें, स्टूडियो में कुछ खा लूंगे। रोज का दिया हुआ जवाब अब भी दिया था। चलो, खुदा की अमान। उन्हें मोहब्बत से उसकी शफा पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। जल्दी आ जाओगी, फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हुरिया नरम लहजे में कहती मुस्कुराती बाहर निकल गई। खुदा तुम्हें सुकून दे, तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। उनकी आंखों में नमी आ गए थे। चारों तरफ सफेद गुलाब और सूरजमुखी के खूबसूरत फूल लगे हुए थे। दरमियान में वो दोशीजा सफेद खूबसूरत फ्रॉक पहने,
बूढ़े लंबे सिल्की बालों को खुला छोड़े, ग्रे खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, दोनों बाहें खोले मुस्कुराती हुई आसमान की तरफ देते हुए गोल गोल घूम रहे थे। चेहरे से वाज़ा था कि उसे यह खूबसूरत मंजर काफी खूबसूरत लगा था। खूबसूरत सफेद नंगे पांव ग्रीन घास पर घूम रहे थे। घास पर घूमते हुए खूबसूरत पांव यकदम रुके थे। उसने अपनी आइस ब्लू खूबसूरत आंखें बंद करते हुए फिर खोली थी। वो मुड़ी थी और सामने खड़े हूबड़ू नौजवान को देखने लगे। कसरती जिस्म, 6 फुट से निकलता हुआ कद, वो जो कोई भी था बहुत ही पुरकशिश था। वो काफी देर मुस्कुरा उसको देखती रही, फिर उसे अपने साथ आने का इशारा किया था। वो बिना पलके झपकाए उसे यकटक देखे जा रहा था। वह हमेशा से ही खो जाता था। उसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वो उसे नाम भी देख के अगर उसके आसपास होती तो वो जान जाता था। उसकी खुशबू वह हर खुशबू से पहले पहचानता था। अब भी यकटक उस हुसन की देवी को देख रहा था। उसका खुद को बुलाने पर दिलकशी और मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। एक एक कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। नजरें पल को भी उस पर से नहीं हटे थे। सबस घास पर चलते हुए पाँव थम से गए थे। आंखें जिनमें कुछ देर पहले खूबसूरत जज्बात थे वो सर्द हो गए थे। उसके रुकते ही मंजर यकदम बदला था। वो दोनों बर्फ से ढकी हुई चोटी पर बैठे हुए थे। दोनों नफूस सिसक रहे थे। सफेद लिबास लाल हो चुके थे। उसकी मजबूत गिरफ्त में वो नाजुक होंठ से लथपथ वजूद बेजान होता जा रहा था। सांसें उसकी भी थम रही थी, जान उसकी भी निकल रही थी। मुझे इश्क है तुमसे जमान, सफेद गुलाबों से ज्यादा, हिमालय के बुलंद बर्फ से ढकी चोटियों से ज्यादा। हम सब ठीक कर देंगे, तुम बस मेरा साथ देना। वो बीवी नहीं बन सकती तुम्हारी, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। वो लोग कातिल हैं, वो सब कातिल हैं। मुझे तुमसे इश्क है, उसे खत्म कर दो जमान। मेरा साथ देना, मैं बाबा साईं को मना लूंगी। बर्बाद कर दो उसे, मैं सब सही कर दूंगी। यारम की जगह गांव के सरपंच तुम बनोगे। उसे खत्म कर दो। दुनिया के हर चीज से ज्यादा तुम अजीज हो। खून से हाथ पूरी तरह से रंगे गए थे और वो साकत से अपनी बाहों में अपनी मताए जान को बेजान होता हुआ देख रहा था। वो सर दाएं बाएं झटक रहा था। पूरा वजूद पसीने में शरबूर हो गया था। एसी की कूलिंग में भी पसीना आ रहा था। जाना, वह हड़बड़ा कर उठा था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो भी किंग साइड बेड पर चुपचाप चित गो रहा था। चेहरे पर छावे करब अजियत के तासात। लौट आओ जाना, लौट आओ। वह करब से हुसैन बड़बड़ा रहा था। गलत वक्त पर मैंने गलत फैसला किया। दुनावी लालच में मैंने अपना सुकून, अपना चैन सब कुछ हार दिया। बीवी हारी थी। वह करब से सोता हुए आंखें मीच गया। कहीं आंसू गिरते हुए तकिए भिगो रहे थे। बीवी हा 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 हा। अपनी पापा सोता, फिर खुद ही जवाब देता क्या का लगा गया। खोखला क्या का जिसके बहते आंसू की तरह इस कमरे की चारदीवारी में गुम हो गया। आज लाल हवेली में मामूली से ज्यादा गहमा गहमी थी। मुलाजम जल्दी हाथ चलाते काम खत्म करने की कोशिश में थे। अरे कम बहुत बनी किधर है? जोड़ों का दर्द है कि खत्म होता नहीं है। मोरे बनी को आवाज देते आहर में हमेशा वाला रोना भी रोए थे। जी बेगम साईं। बनी बोतल की जिंदगी इतना नमूदार होती हिकलाते हुए बोली थी। अरे कम बहुत आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया। तुम किधर मरी हुए थे? मोरिस को देती गुस्से से बोली। वो अलग बात थी कि उन्होंने एक ही बार उसे आवाज लगाई थी। अरे बहू, कुछ बताओ भी, कब पहुंचेगा हमारा पोता? तुम तो अब हमें बुरा समझकर सैर करने लगी हो। बनी को बख्शते हुए वो आसिया बेगम से बोले जो मुलाजमों को खाने की हदायत दे रहे थे। अम्मा साईं। वो बस उनके अल्फाज सामने दरवाजे को देखते टूट गए थे। ब्लैक सूट पैंट पहने, बालों को नफासत सेट किए हुए, मगरूर संजीदा नकोश, वो दीनों से बात करता हुआ अंदर रहा था। बेशक वो मर्दाना वजाहत का शिकार था, माहौल पर छा जाने वाला। लाला। वो तकरीबन चलाते उसकी तरफ आगे थी। खुशी से उसे याद भी नहीं रहा था उसकी आवाज कितनी ऊंची थी। कैसा है मेरा बच्चा? यारा ने माहम को साथ लगाते मुस्कुराते हुए पूछा था। माहम आंखें मुदे लब बीच गई थी। उसे यकीन था कि मोरे उसे ही गुड़ियों से नवाज रही होगी। जब भी चुप हो गई। अरे लड़की, कुछ लिहाज होता है। भाई 4 साल बाद लौटा है और तुमने रास्ते में ही रोक लिया। आवाज तुम्हारी पूरी हवेली में गूंजी है। और ये दुपट्टे का कोई रिवाज है तुम्हारी तरफ के? नहीं। तो अकल के एन मुताबिक मोरे की साथ गूंजी आवाज उसे अपने कान के पर्दे फाड़ते हुए महसूस हुए थे, मगर वह होंठ इसी हाथ में थे। अरे मोरे आ बीना, अभी तो खेलने के कूदने के दिन है मेरी लाडली के। यारा मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट दबाए संजीदा आवाज में बोलता उसे साथ लिए उन तक पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम। सर हल्का सा झुकाता हुआ बोला। माहम ने चोर नजर मोड़े पर डाली। जो यारम से बात करती वो लब काटती हुई उनके साथ ही बैठ गए। उसे दुपट्टा करना पसंद नहीं था, करती थी मगर कभी कभी रह जाता। हंसना, कह के लगाना, शरारतें करना,
लापरवाही से खेतों में घूमना, यही सब तो मोरे का दिमाग घुमा देता था। जब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी इज्जत होती रहती थी और अब तो उसे आदत हो गई थी। बस माँ को भूल गया ना बाहर जाकर। आसिया बेगम उसका माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी, आंखों में नमी दर रही थी। वो 4 साल बाद वापस लौटा था। हायर एजुकेशन के लिए वो कनाडा चला गया था और फिर आज लौटा था। आली और बाबा साईं किधर है? मोरे के साथ बैठा उसने आली और हशमत का पूछा था, तो जो उसे कहीं नजर न आए। आज जिरगा है, कोई इसलिए चले गए थे दोनों। तुम्हारा काफी इंतजार था दोनों को। आसिया बेगम ने मुलाजिम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए जयराम की तरफ करते मोहब्बत से कहा, अरे चलें, मैं थोड़ा रेस्ट करूं, फिर लंच साथ करेंगे। महम का गाल थपथपाता वो उठते हुए बोला था। वो सच में थका हुआ लग रहा था। हाँ बच्चे, तुम जाओ, आराम करो। आसिया ने गिलास वापस रखते उसकी तरफ देखते हुए कहा था और जयराम मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि मोरे तो रेस्ट लफ्ज का मतलब समझ रहे थे। जयराम के जाते ही माहम ने मोरे की तरफ देखा था और किसी ना चाहा, मगर मोरे की तेज नजर से बच ना पाए थे। कमर पर लगते हुए चप्पल को महसूस करती वो एक नजर मोरे पर डाले मुंह के जाविया बनाती कमरे की तरफ आगे थे। हाय बहू, ये तुम्हारी लाडली हाथों से निकल गई है, देखना कैसे मुझे जुबान चढ़ा कर गई है। उंगली थोड़ पर रखते उन्हें हकीकतन परेशान होते हुए कहा था। माहम एक वाहद सा थी जो उनसे चप्पल और डांट खाने के बावजूद भी उन्हें चढ़ाने से बाज नहीं आती थे। एक शेर तो दूसरा सवा शेर थे। पोती दादी की हर वक्त ही तू मैं लगी रहती थी। अम्मा, मैं समझाऊंगी उसे। अपने कमरे की तरफ बढ़ती उन्हें दिलासा दे गई थी, मगर वो तब तक अपनी ही सोचों में गुम हो चुके थे। साईं, यारम साईं बड़ी हवेली पहुंच गए हैं। कमाल ने आली को देते हुए मौजम लहजे में कहा था। ब्लैक कॉटन की सलवार कमीज पहने, कांधे पर चादर डाले, मगरूर नकोश। वह हिजरे के बाहर चारू की तरफ जायजा ले रहा था जब कमाल की आवाज सुनते उसकी तरफ मुड़ा। तुम ऐसा करो, बाबा साईं के साथ रुको, मैं हवेली जाता हूँ। वैसे भी अब फैसला हो गया है। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो संजीदा लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही कमाल ने आगे बढ़ते हुए सामने स्या प्राडो का दरवाजा खोला था। मीर आली के अंदर बैठते ही दरवाजा बंद किया। बाबा जान, मैंने कह दिया मुझे जाना है गांव घूमने। मुझे ये गार्ड्स ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे भी आम लड़कियों की तरह घूमना फिरना है। कोई नहीं समझ रहे आप। प्ले पीछे साथी भी अब रोने वाली हो गई थी। पर्पल लॉन्ग फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़े, आइस ब्लू, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, उसके पास पड़ता हुआ तिल। उसको इंतहाई खूबसूरत थी, मगर अभी तक खूबसूरत से ज्यादा परेशान व हफा से लग रहे थे। वो लड़कियां घूमती होंगी, मगर आप और लड़की नहीं है और ना ही कोई आम लड़की है। मैंने पहले भी कहा है, अभी कहता हूँ, बाहर घूमना फिरना है तो जाए, मगर पूरी सिक्योरिटी के साथ और पूरे पर्दे के साथ। आप जानती है ना, हमने आपको दुनिया से बचा कर रखा हुआ है। हवेली के चंद पुराने मुलाजमों के अलावा कोई नहीं पहचानता आपको, और अब आप मेरी पूरी कोशिश जाया करना चाहती हैं। दिलावर हील भी प्लेट के साथ अपनी रोबदार आवाज में बोले थे। चेहरे पर चट्टानों की सी सहती थी, मगर एक डर भी था। अब उनमें सकत नहीं थी किसी और की जुदाई बर्दाश्त करते। साहिल हील भी खामोशी से बाप बेटी को देख रहा था। वो जानता था कि दिबिया कितनी जिद्दी है और दिलावर की जिद और डर से भी बाहू वाकफ था। वो ना दिबिया की सैर ले सकता था, ना ही दिलावर की, इसलिए खामोशी से उन्हें देख रहा था। चेहरे के ताजा सर थे। यही हाल मरियम बेगम का भी था। नाश्ता उन्होंने भी छोड़ दिया था। आंखों में बेबसी लिए वो दिबिया को देख रहे थे, जिस पर बहुत सवार था कि वो भी गांव में बाकी लड़कियों की तरह आजाद घूमती फिरे। मगर दिलावर के साथ साथ मरियम और साहिल भी काफी हालात थे। मगर बाबा जान, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बस बहुत हो गया। मैं बार बार अपनी बात दोहराऊंगा नहीं। साहिल, एहतियात करो, ध्यान रखना इस पर। वो बिल्कुल स्पार्टन अंदाज में कहते कुर्सी खसखसाते हुए उठे थे। गर्दन और बाजू की रगत तन गए थे। सुरह व सफेद रंगत और शुरू हो गई थी। न जाने गुस्से से, खौफ से, इन तीनों को ही आज दिबिया नहीं लग रही थी। उनमें किसी और का चेहरा नजर आया था जो उन्हें खौफ में मुतला कर गया था। आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, देख लेना, एक दिन मैं भी आप लोगों को छोड़ जाऊंगी, फिर बुलाते रहना। रोते हुए कहते वो कमरे की तरफ भागे थी। पीछे वो तीनों नफूस साकत हो गए थे। दिलावर हील ने बेसाता ही कुर्सी को पकड़कर सहारा लिया था। बाबा साईं, मैं उसे समझाऊंगा, फिक्र ना करें। होश में आते साहिल उन्हें सहारा देता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठाता संजीदा लहजे में बोला था। दिल अपना भी कांपा था, मगर संभल गया। वो हाली नजरों से वहीं पर देख रहा था जहां से दिबिया गए थे। दिल के धड़कन तेज हो गए थे। मरियम बेगम पहले तो साकत हो गई थी। आंखें लबलब आंसू से बढ़ती बरसने लगी थी। दर्द में दर्द सा उठा था, दिल में दर्द सा उठा था। कोई अपना, बहुत अपना, सरकश, मगर बहुत दूर, उन्हें शिद्दत से याद आया था। अम्मा साईं,
साहिल हील की बात पूरी होने से पहले ही वो उठते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। साहिल से आंखें लहू छलकने लगे थे। गुस्से से दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ था जैसे। वो कमरे में आते ही बेड पर लेटते हुए रोने लगी थी। आज तक उसे किसी ने भी इतनी सख्ती से बात ना की थी और आज दलावा ने उसे डांटा था, और डांटा भी किसकी वजह से था। रोते रोते वह यकदम से चुप हो गई। अपना सारा दुख अरण हुआ था। ये क्या कह आई मैं अम्मा साईं और बाबा साईं, उफ, ये क्या कर रही। वो उठकर बैठी परेशानी में खुद से ही बड़बड़ाए थे। मैंने जान के कुछ नहीं बोला। दुख की जगह अब पछतावे ने ले ली थी। वह बेदर्दी से लब काट रही थी। आंसू में रवानी आ गए थे। मुझे नफरत है तुमसे। तुमने किसी का एहसान नहीं किया, किसी के बारे में नहीं सोचा। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब तकलीफ में हैं। तुम्हारी वजह से सब अजियत में है। उल्टे हाथ से आंसू तर गला साफ करती वो सख्त लहजे में बोलते। लफ्जों में नफरत होने के बावजूद आंखों में नफरत दूर दूर तक नहीं थे। न जाने किस हाल में हो तुम, किधर हो, लौट आओ। वो दोबारा बैठ पर गिरने के अंदाज में लेटती करब से बोलती। टिक टिक टिक। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से वो झट से आंखें साफ करती उठकर बैठी थी। वो जानती थी कि आने वाला कौन हो सकता है। दिव्या, कितनी दफा कहा है कि ऐसी जिद मत किया करो। हम सब जानते हैं तुम कितनी जिद्दी हो, और तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिद्दी तबीयत देखकर अम्मा साईं, बाबा साईं मुझे और तुम्हें भी एक जिद्दी की याद कितनी शिद्दत से दिलाती है। मैं तो सह रहा हूँ। अम्मा साईं और बाबा साईं को और तकलीफ मत दो। साहिल दोनों हाथ सीने पर बांधता हुआ उसके सामने खड़ा होता शब्द लहजे में बोला था। मैंने जानकर नहीं बोला था लाला, बस गलती से। दिव्या होंठ काटती सिसकियों का गला घूंटते भी नादम से लहजे में बोलती। गलती का एहसास तो हो रहा था, ऊपर से सबका सख्त लहजा। वो कहाँ आदि थी साथ लहजों की। मैं जानता हूँ मेरी बहन कुछ गलत। वो कहते कहते एकदम रुका था। गुस्ताख लहजा, आंखों में बला की बगावत, जहरीले अल्फाज, शदीद नफरत उसे जुमला पूरा करने से रोक गए थे। दिव्या ने शिद्दत से महसूस किया था काश वो मरबत में ही कह देता। खैर दादी साईं तुम्हें बुला रही हैं, तुम सुन लो उनकी बात। वो तुम्हें बता देंगी सब। उसके बाद तुम भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार लेना। गहरी सांस हवा के सुब्रत करता आम से लहजे में बोला था। लाला, वो शिकवा कर नजरों से उसे देती हुई धीरे से बड़बड़ाई थी। साहिल कितना भी परेशान हो, उदास हो, गुस्से में हो, उसका लहजा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था किसी से भी नहीं। दिव्या तो उसकी जान बसती थी, फिर कैसे। दिव्या, फिलहाल नहीं। गहरी सांस लेता वो एक हाथ उसकी तरफ करता वो उसे मजीद कुछ कहने से रोता दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जब दिव्या के अल्फाज उसके बढ़ते हुए कदम रोक चुके थे। मुझे नफरत है उसे, उसकी जात से। अगर वो जिंदा है तो काश वो मर जाए, मर जाए। वो नफरत है मुझे। वो रोते हुए तकिए में मुंह छुपा चुकी थी। साहिल तड़प कर पीछे मुड़ा था। उसकी बात, उसका रोता उसे दोहरी अजियत में मुतला कर गया था। उसके अंदर एक इत्तेशाल बर्पा हो रहा था। गुस्सा अलग, तकलीफ लाख की थी। ला पीछे वापस मुड़ता हुआ लंबे लंबे डाक पड़ता कमरे से निकलता चला गया था। सिसकते हुए दिव्या ने तकिए से मुंह निकाला था। आज पहली दफा हुआ था कि उसे रोता हुआ छोड़कर गया था। क्यों किया ऐसे? एक बार आकर देख लो सब कितने बर्बाद हो गए। साहिल लाला को ही देख लो एक बार, वो कितना बदल गए हैं, कितनी तकलीफ में है। छोड़ जाने वाले ये क्यों नहीं सोचते उसके बाद उसके अपने किस हाल में होते हैं। काश तुम्हें एहसास हो जाए और तुम लौट आओ। काश। दोबारा तकिए में मुझ पाती वो तड़पते हुए छोड़ जाने वाली से लौट आने की उम्मीद कर थी, दुआ कर थी। जिसको पहले मर जाने का कह रही थी, नफरत का इजहार कर रही थी, अब उसी के एहसास से लौट आने का कह रही थी। ये आतिश हिजर इन सबको ही अपनी लपेट में ले चुका था जिसमें वो झुलस रहे थे। हेलो, कैसी हो? सामने प्यासी नगाहों से उसके चेप पर टिकाते हुए पूछा था। हुरिया ने एक नजर उठाकर अपने सामने खड़े सारम को देखा था। उसकी बेहोरी बुरी आंखों में अपने लिए मचलते जज्बात से वह बखूबी वाकिफ थी, मगर उसे मोहब्बत से नफरत थी, तलाक की नफरत। किधर गुम हो गई? उसे काफी देर खामोश देखकर साहब ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछा था। ये उसके लिए नई बात ना थी। वो अक्सर यूं ही बैठे बैठे खो जाते थे। हाँ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्र है, तुम सुनाओ। पल में होश में आती हुई एक नजर उस पर डालते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़े थे। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तुम रात को फिर नहीं सोई? उसकी बात इग्नोर करता उसके साथ चलता उसकी खूबसूरत आंखों में देता बेलचक लहजे में बोला था। नहीं। बिना उसकी तरफ देखे वो एक चक लफ्ज़ी जवाब देता ऑफिस का स्लाइड डोर हटाती अंदर आ गई थी। साराम कुछ पाल दरवाजे में खड़ा रहा, उसे देखता रहा। बुरी आंखों में एक अनजाने से शख्स के लिए नफरत और रश्क बैक वक्त मौजूद था, मगर हुरिया की दिन ब दिन गिरती हुई हालत उसकी तकलीफ में मुतला कर थी। वो तो बस चाहती थी कि वो मर जाए, गुट गुट कर ही मर भी जाती। अगर साराम ना होता, वो उसे किसी साय की तरह उसकी हिफाजत करता था, उसका ख्याल रखता था, ये जानते हुए भी कि वो तो अपनी भी नहीं थी।
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بے لوث محبت رائے گاں جائے گی، بے مول ہو جائے گی، مگر کم بخت دل کو تب تک چین نہیں ملتا تھا جب تک اس کو دیکھ نہ لے۔ آج کا شیڈول بتا دو۔ گہرا سانس لیتی ہوئی رولنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے وہ ہر جذبات سے آڑی لہجے میں بولتے، ماس ہان دادا، وہ ایک سیاستدان کے ساتھ ساتھ جانا مانا بزنس مین بھی ہے، کچھ کرپٹ کیسز اور بھی کافی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، مگر ثبوت نہیں مل پاتے، اس لیے بات چاہتا ہے۔ اندر آتا وہ اس کے سامنے والی رولنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا اور چیئر جھول رہی تھی۔ اس کی پیاسی نگاہوں کا مرکز وہ مومی گڑیا تھی جو وقت کے ہاتھوں سچ میں ہی کھیلنے کی گڑیا بن کر آئے گئے تھے۔ اب وہ اس کی نظر سے کنفیوز ہوتی جب ایک ہاتھ سے چہرے پر جڑتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولتے، کاش تم میری ہو جو، نہیں جانتا کیسے رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ اس کی جان لیوا ادا کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا ہوا ایک ادھوری کاش ہی سوچ پایا تھا۔ اس کی محبت جیسے اس کی رگوں میں خون کی مانند ہو گئی تھی، بہت ضروری، اور وہ کسی اور کے حجاب میں دن رات کاٹ کر خود کو ختم کر رہے تھے۔ اب تم کہاں کھو گے؟ جانتے ہو کتنا اہم کیس ہے؟ اسے یوں ٹکٹکی باندھے ہوئے خود کو تکتا پا کر جھنجھلا کر بولی، ہاں کچھ نہیں، سر نفے میں ہلاتا ہوا فقط اتنا ہی بولا تھا۔ دلوں کے درمیان موجود تلہ حقیقت کو یاد کرتے اداس سا ہو گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں، ہمیں ماس خاندادہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوگے، اور یہ بھی سنا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اس نے ایک قتل کیا۔ سامنے پڑے فائلز کو دیتی اسے پوچھ رہی تھی یا بنا رہی تھی، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چہرہ پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا۔ ہمیں نہیں، صرف مجھے، تم بس اپنے شو پر دھیان دو، ثبوت میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ پچھلی بار بھی حالت بگڑ گئی تھی تمہاری۔ فائل اس کے ہاتھ سے تقریباً کھینچتے وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مانوں گی؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے رولنگ چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں مانی ہی پڑے گی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ دونوں ہی پلا کے ضدی تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب جاؤ تم اپنے آفس، ہر وقت ہی ادھر ڈیرا جمائے ہوئے ہوتے ہو۔ آنکھیں موندتے ہوئے وہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ اس کی گہری نظر سے دیکھتا ہوا اس نے ہنکورا بھرا تھا اور نظریں ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ارے لالا، دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ آئیں نا اندر۔ یارم کو دروازے پر کھڑا دیکھا ماہم نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگا میری گڑیا مصروف ہے اس لیے جاننے والا تھا۔ یارم نے ہاتھ سے کچھ شاپرز بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے محبت سے کہا، نہیں لالا، مصروف بھی ہوں تو آپ کی حاجت چھوڑ سکتی ہوں سب۔ ماہم نے بیڈ پر پڑتے شاپرز کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا، اچھا خیر، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ شاپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ماہم چٹ سے اٹھتے ہوئے سارے شاپرز ٹٹولنے لگے تھے۔ یارم نے مسکراہٹ دبائی تھی، وہ جانتا تھا وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ لالا، اپنی مطلوبہ چیز ملتے وہ خوشی سے ہچکچاتے اس کے گلے لگے تھے۔ سب کچھ ہے جو تم نے منگوایا تھا، بس کوشش کرنا کہ موڑے کے سامنے کچھ نہ کرنا، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ کیا ہوگا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، کسی کو نہیں بتاؤں گی، پکا۔ اسے دور ہوتے ہوئے اس نے بقایا گلے پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے جیسے وعدہ کیا تھا، صحیح، اب میں چلتا ہوں۔ موری نے ضروری بات کے لیے بلایا تھا، تم آرام سے دیکھو سب۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ماہم نے سارے جٹ سے دروازہ بند کیا تھا۔ بیڈ کے پاس آتے سارے شاپرز بیڈ پر الٹتے تھے، جن میں کئی جینس شرٹس، برانڈڈ میک اپ، واچز، پرفیومز، آئی فون اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ یا یوں کہنا صحیح تھا کہ وہ سب تھا جو حویلی میں اسے ساتھ مرا تھا، وہی سب اسے جام سے منگوایا تھا، کیونکہ میر علی سے وہ تھوڑی ڈرتی تھی، باقی کسی سے بول نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنی پسند ہر چیز اس نے جام سے منگوائی تھی۔ اب باری باری وہ ساری چیزیں ٹٹول رہے تھے۔ ملائکہ جو بھی کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی آتی جارم سے ملنے کے بعد وہ ماہم کے پاس اوپر جا رہے تھے، جب اچانک ہی کسی نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اندر کیا تھا۔ اندر کرتے سے دروازہ بند کرتے سے دروازے کے ساتھ ہی پن کیا تھا، سائیں۔ وہ پل میں اس کی محسوس پرفیوم کی خوشبو پہچان گئے تھے جب یہ دھیرے سے بڑبڑائے تھے، آنکھیں ساتھی سے بند کر لی تھے۔ علی کی سانسوں کی تپش اسے جھلسا تھے۔ کافی عرصے بعد حویلی آئی ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے گال پر انگلیوں کی پشت پھیرتا ہوا وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما بولا تھا، سائیں، وہ اس دن آئی تھی مگر آپ نہیں تھے۔ وہ تو اس کی اتنی سی غربت پر پاگل ہو رہی تھی جب بھی اٹکتے اٹکتے بولتے، آنکھیں ہونس باندھی، تو تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ویسے تو بہت ہی دعوے کرتی ہو محبت کے۔ چند قدم کا فاصلہ بھی مٹاتا وہ بوجھل لہجے میں بولتا ہوا اس کی جان لینے کے در پر تھا، وہ سائیں پیچھے ہٹیں۔ ملائکہ کانوں میں گونجتی ہوئی دھڑکنوں کے باعث کافی دھیمی آواز میں بولتے، اے سی میں بھی اسے اپنا پورا وجود پسینے سے تر محسوس ہو رہا تھا۔
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आली को हो क्या गया था। वो तो कभी ऐसे नहीं करता था और अब इतने करीब। मीर आली ने नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर टकाई जो अब सुर्ख हो गया था। शफाफ पेशानी पर पसीना नजर आ रहा था। चेहरे से होती हुई उसकी नजर सफेद शफाफ गर्दन पर गई थी। पसीने की बूंदे उसे न जाने आज क्या हो गया था। सियाह आंखें जज्बों से चूर हो गई थी। बेसाताई उसका हाथ गर्दन पर गया था। उसकी शगरग पर अंगूठा फेरता हुआ वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। साईं, मलाइका ने खुश पड़ते हुए होंठतार करते हुए कहा था। मीर आली की सांसों की तपश उसे झुलसार थी। वो जैसे यकदम होश में आता। नजर उसकी गर्दन पर थी। जिन आंखों में पहले जज्बात से अब उनमें सरदपन छा गया था। शहरग पर अंगूठे से दबाव बढ़ा दिया था। तुम्हारा दुपट्टा किधर है? उसकी आंखों में झांका वो सरद लहजे में बोलता। मलाइका तो पहले से हैरत से बदलता हुआ देख रही थी। उसकी बात से उससे और हैरत हुई थी क्योंकि वो तो दुपट्टा करती भी नहीं थी। उसने पहले तो कभी कुछ नहीं कहा था। आज उसके अंदाज से बदले हुए थे। दुपट्टा? वो धीरे से बड़बड़ाए थे। तुम्हें नहीं पता कि जहरम वापस आ गया और तुम उसके सामने ऐसे घूम रही हो? बहुत शौक है तुम्हें खुद की हुस्न की नुमाइश करवाने का। एक हाथ उसके बालों में डालता हुआ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता वो कहर बरसाती लहजे में बोला था। जो चेहरा गुस्से की वजह से सुर हो गया था। तनी हुई रगें वाज़े और थी। साईं, वो अभी पूरी बात करती कि मीर आली उसके चेहरे पर झुकता हुआ उसे खामोश करवा गया था। उसके गाल पर पूरी शिद्दत से दांत काटता हुआ हल्का सा पीछे हुआ था। वो सिसकी थी। आंखें नमकीन पानी से भर गए थे। जाओ, अब वो याद रखना, आज के बाद मुझे यूं नजर मत आना। उसको झटके से छोड़ता हुआ वो स्टाफ अंदाज में बोला था। मलाइका ने लव करते सितमगढ़ को देखा था। एक हाथ गाल पर रखा हुआ था जहां पर जलन से अब भी हो रही थी। नहीं जाना चाहती तो ठीक है, वो कहते उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं चाहती हूँ मैं। वो बेरपस से जुमले बोलती हुई पल में गायब हो गई थी। दिल जैसे कानों में गूंज रहा था। रूम रोम पसीने से तैरता और वो सीधा ऊपर महान के कमरे की तरफ आगे थे। आली ने हाथ अपने भूरे बालों में फेरा था। वो नहीं जानता था कि वो मलाइका के लिए क्या फील करता है, मगर वो जानता था कि वो उसे चाहती है। बस इसलिए वो उसे खुद से जोड़े रखना चाहता था। अपनी मलकियत, अपनी चीज पर तो वो किसी का सहायता बर्दाश्त नहीं करता था। यही हाल जारम का था। दोनों ही इस मामले में हद से ज्यादा पोजेसिव थे।